कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। हम आपका व्यक्त करते हैं अजय कुमार सिंह जी। तो आवाज क्लियर सुनाई देगी। अक्षर जी दिख रहे हैं और एक दिख रहे हैं, तो अगर सब लोग अनम्यूट हो जाएंगे तो आवाज साफ आएगी। बेटा मोहनलाल मिश्र धीरज जी, उन्नाव ISMT डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन। नमस्कार। साक्षात भोजपुरी फिल्म निर्माता निर्देशक आदरणीय श्री लाल जी गुप्ता जी भी मौजूद हैं। आपका स्वागत है। हमारे बीच में कौशल मिश्रा महाराष्ट्र ISMT के चेयरमैन है, जिसके साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में श्री NM राजी साहब कोल्हापुर से हैं। आप महाराष्ट्र ISMT में असिस्टेंट चेयरमैन हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजक सिंह जी, राजस्थान ISMT के चेयरमैन हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपको नमस्कार करते हुए हम थोड़ी सी बस भूमिका में आ रहे हैं। आप ये हमारी जो श्रृंखला है, क्योंकि ISMT एक जिम्मेदार इसका मिशन रहा है कि हम समाज में जो भी वर्तमान में जो विषय आ रहे हैं, उनको तो परिस्थितियां हम लोगों के सामने आ रही हैं, उनको भी चर्चा होना आवश्यक है। इसी तरह में हमने पहला जो कार्यक्रम किया था वो सोचो और समझो की श्रृंखला है, जिसमें पहली जो हमारी प्रस्तुति थी वह गांधी के विचारों की हत्या और लोकतंत्र का पर्व 30 जनवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद जो दूसरी कड़ी थी, धनबल बाहुबल भ्रष्टाचार के कंधों पर बैठा लोकतंत्र, सांस ले रहा या मर रहा, ये आपको 19 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था। और तीसरी कड़ी, जन सरोकारों से दूर होकर चुनाव, जन जागरूकता व दलों की नीयत पर सवालिया निशान, ये 23 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया गया था। उसका प्रस्तुतिकरण हमारा था अग्निवीर योजना के तराजू पर विधायकों और सांसदों की शैक्षिक योग्यता। और पांचवा जो हमारा चैनलों के कंगारू कोर्ट बनने से लोकतंत्र को खतरा, मीडिया को अपना चेहरा देखने की नसीहत। 30 जुलाई 2022 को प्रस्तुत किए गए पांचवी कड़ी के बाद एक लंबा अंतराल बीता है और आज हम सब इसी सोचो और समझो की छठवीं श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें सांप्रदायिकता की विचारधारा देश की एकता में बाधक। ये हमारी भूमिका है, संस्थान की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी है। इसको हम इस तरह पूरा कर रहे हैं कि कम से कम महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार किसी ज्वलंत विषय को हम लें और उस पर आपसी चर्चा करें, जिससे कि जो भी संदेश जाए वो हमारे देश के लोगों को झकझोर सके, जगा सके। तो मैं ताम्रध्वज
यशवंत बोरकर जी, जो हमारे महाराष्ट्र ISMP काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और ISMP वेलफेयर चेयर के सेक्रेटरी हैं, वो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाएंगे। ताम्रध्वज यशवंत जी, हाँ, धन्यवाद सर जी। आप आए। स्वागतम 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 स्वागतम। ISMP द्वारा आयोजित आज का जो व्याख्यान लेक्चरर प्रोग्राम आयोजित किया है, ISMP के चेयरमैन सम्मान्य आदरणीय चंद्रशेखर जी, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम लेक्चरर को जुड़े हुए सभी ISMP के सम्मान्य पदाधिकारी और सभी अतिथियों का मैं गांधी व विनोबा जी की कर्मभूमि रही वर्धा नगरी से एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर, ISMP एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आप सभी को नमन, अभिवादन और स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है, 6वीं श्रृंखला के तहत सोचो और समझो, सांप्रदायिक की विचारधारा देश की एकता में बाधक। इस विषय पर आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर अजय कुमार सिंह, निदेशक, डीन फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन, हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जयपुर, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इनसे गुजारिश करता हूँ कि सांप्रदायिक की विचारधारा देश की एकता में बाधक, इस विषय पर आप मार्गदर्शन करें, ऐसी मैं विनती करता हूँ उनसे। जी, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है ताम्रध्वज जी? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही। तो मैं निवेदन करूंगा, जो बाकी के हमारे साथी हैं और वरिष्ठ जन हैं जो इस वेबिनार से जुड़े हैं, वो अपना ऑडियो म्यूट कर दें, जिससे हम लोगों का जो संप्रेषण हो वो एकदम सही हो सके। तो बाकी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो अपना माइक म्यूट कर दें, जिससे मेरी बात उन्हें अच्छे से समझ में आए, साफ सुथरे तरीके से बात जाए। नहीं तो क्या होगा कि नॉइज बन रही है। इसमें कौशल जी का माइक एक ऑन है और एक मोहन लाल जी का माइक ऑन है, मोहन जी का। मैं चाहूंगा कि अगर वो माइक को म्यूट कर देंगे तो बहुत क्लियर आवाज जाएगी और हमारा जो संप्रेषण है, संचार है, अच्छे से हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। तो आज की इस कड़ी में एक बार फिर इस संस्था के मुखिया, इस संस्था के चेयरमैन आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आभार इसलिए भी और जरूरी हो जाता है कि वो समाज के ज्वलंत मुद्दों पर निरंतर ऐसे आयोजन करते रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी बहुत इच्छा रहती है, बहुत तमन्ना है कि ये जो इनका प्रयास है ये पूरे देश भर में फैले और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सहभागिता करें। ये बात जरूर है कि थोड़ा अभी उसमें उस लेवल पे कमी लगती है। शायद कारण है कि जो लोग जुड़े हैं वो उनके अन्य भी कार्य होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस अलख में जो चंद्रशेखर जी ने जगाई है और उनके जो साथ के लोग हैं, चाहे वो मोहन जी हों, कौशल जी हों, ताम्रध्वज जी हों, या और भी काफी सारे लोगों से परिचय होता रहता है। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि अलख जो है एक बड़े पैमाने पर करे, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि बहुत जल्दी हम लोग जयपुर में एक ऐसा आयोजन करें जिसमें हम सब साथ में मिलके और इस अलख को जगा सकें। अब ISMP के बारे में बात की जाए तो ISMP के लिए कुछ और माननीय लोगों को जोड़ने का प्रयास भी चल रहा है कि वो जुड़ें। और एक जो बड़ी बात और है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आदरणीय चंद्रशेखर जी इस संस्था को किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूं। उनकी एक बड़ी फंडिंग बॉडी होती है, जो सदस्य होते हैं वो मासिक या वार्षिक रूप से एक अच्छा अमाउंट देते हैं, जिससे कि वो संस्था चल पाती है।
आप ये सभी वरिष्ठ जन जानते हैं कि बिना पैसे के कोई संस्था चला पाना इतना आसान नहीं, जबकि कोई ऐसी इसकी फंडिंग ना हो। तो चंद्रशेखर जी इस चीज को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हमारे लेवल पे भी जो ऐसे लोग हैं जो इस संस्था की मदद करना चाहते हैं उनको मोटिवेट किया जाए, जिससे कि संस्था सशक्त हो सके और अपनी बात और मजबूती से कर सके। अब चूंकि आज का मुद्दा है और बहुत ही अच्छा मुद्दा है, चीजें चल रही है। अभी आप सबने देखा कि कर्नाटक के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और ना ही राजनीति से संबंधित मैं कोई बात कहूंगा, लेकिन सवाल ये है कि चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो कोई प्रांत हो, ऐसी बातें की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसी बात करने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? अगर बात की जाए कि बचपन से इलाहाबाद शहर में मैं रहता आया हूं और इलाहाबाद आप जानते हैं कि साहित्यकारों की नगरी है, निराला की नगरी है, महादेवी वर्मा की नगरी है। वहां पे हरवंश राय बच्चन, वहां पे रघुपति सहाय जो अपना नाम रख लेते हैं फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। गंगा जमुनी तहजीब से मैं आता हूं, तो मुझे कभी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी व्यक्ति से संपर्क रखने से पहले मुझे ये जानना जरूरी हो कि उसका धर्म क्या है या वो किस धर्म को मानता है। मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मेरे जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, अन्य धर्मों के मित्र हैं, बहुत सारे हैं, उन्हें भी ये कभी जानने की जरूरत नहीं पड़ी कि अजय सिंह किस धर्म के हैं। और इतना बड़ा मैं हो गया, लगभग 48 साल उम्र हो रही है मेरी, लेकिन मुझे ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि किसी की जाति जानूं, किसी की धर्म जानूं। आज भी जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, इवन जो आईएसएमपी के भी लोग जुड़े हैं, तो मुझे कभी आवश्यकता नहीं महसूस हुई कि कौन किस जाति का है या कौन किस धर्म का है। इस चीज की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। लेकिन जो बात है कि क्या सांप्रदायिकता एकता के लिए खतरा है? क्या जिस तरह से मुद्दे उछल रहे हैं, चाहे वो द केरल स्टोरी हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, इस तरह के जो मुद्दे उछल रहे हैं, आप जानते हैं फिल्में जो है वो एक समाज का प्रतिबिंब होती है, समाज का आईना होती है। लेकिन जब कोई निर्माता, निर्देशक या कोई स्पॉन्सर्ड बॉडी इस तरह की फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करती है, फंड करती है, तो समाज के माहौल में निश्चित तौर पर खराब होता है समाज का माहौल। और लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई क्या कोई धर्म वास्तव में बुरा है? तो जहां तक मेरा अनुभव रहा है, आप सबसे मैं छोटा हूं, चंद्रशेखर जी से भी बहुत छोटा हूं, मोहन जी से भी छोटा हूं, तो मेरा जो मतलब अनुभव कहता है कि इस तरह की चीजें हर धर्म में आप चले जाइए, हर जाति में चले जाइए, आपको अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे। मुझे एक जाति बता दीजिए जिसमें अच्छे लोग ना हो, और क्या कोई ऐसी एक जाति आप मुझे नहीं बता पाएंगे जिसमें कि बुरे लोग ना हो। तो सवाल उठता है कि आप वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, आप वो कोई भी पार्टी हो सकती है, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आप हिंदू मुस्लिम करा देते हैं, आप हिंदू सिख करा देते हैं। तो जो प्रमुख धर्म है, ईसाइयों की संख्या तो उतनी नहीं है क्रिश्चियन कम्युनिटी की, लेकिन सिख जो हमारे सिख भाई है, मैं पंजाब में भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी थी, वहां पे डीन एंड प्रोफेसर था 2018 में, तो वहां भी कई लोगों ने बताया कि साहब समाज के रूप में एक खाका बटा हुआ है और आज भी वो पुरानी चीजें चल रही है कि सिखों को राइट नहीं मिला, उनका कोई देश नहीं है, और इस तरह से एक पंथ वहां अभी भी सक्रिय रहता है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर हम दूसरे देशों के जाने, आप दूसरे देशों के बारे में अगर आप जाने, तो अमेरिका में किसी भी धर्म का आदमी रह रहा है, किसी भी जाति का, कहता है वी आर अमेरिकन। अगर रशिया में, रूस में कोई आदमी रह रहा है, कहते वी आर रशियंस। लेकिन यहाँ पे इंडियन कहने के अलावा हम इतने भागों में बटे हुए हैं। पहले तो जातिगत समीकरण, फिर प्रांतीय समीकरण कि हम साहब महाराष्ट्र के हैं, हम जो है वेस्ट बंगाल के हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम बिहार के हैं, है ना। ये जरूर है कि ये चीज राजस्थान में मैंने नहीं देखी, अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगा
कि लगभग 10 वर्षों से मैं रह रहा हूं और मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी अलग प्रांत में रह रहा हूं या मैं उत्तर प्रदेश से आया, मुझे कभी एहसास नहीं। बाहें फैलाकर राजस्थान और जयपुर ने स्वागत किया, बहुत सारे मित्र बने और कभी इतना सा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी दूसरे प्रांत में हूं या मैं इंडिया में नहीं हूं। इस चीज के लिए मैं राजस्थान और जयपुर की बहुत तारीफ करना चाहूंगा और इसी वजह से मैंने अपना आवास भी यहाँ पे बनाया कि मुझे घर जैसा माहौल लगा और मुझे लगता है कि हर प्रांत में भी ऐसा माहौल होना चाहिए। हर प्रांत को भी भारत के जो अन्य जगहों से लोग आए उनका स्वागत करना। अब जो बात सांप्रदायिकता की है, तो एक तो सबसे जो बुरा हाल कर रखा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कर रखा है, जहां चंद्रशेखर जी जैसे आदरणीय लोग हैं जो व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का, पिरोने का काम करते हैं। एक ऐसा मंच उपलब्ध कराते हैं जहां पर आप अपनी बात कह सकते, आप मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, हो सकता है मैं दूसरे की बात से सहमत ना हूं, लेकिन एक मंच उपलब्ध कराना कि आप बेबाकी के साथ अपनी बात को रख सकते हैं, आपके मन में जो भी है, तो एक बहुत बड़ी बात। अब अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से कोई भी चुनाव आता है, कर्नाटक में आपने देखा ही कि छोटी बात में उन्होंने बजरंग दल से बजरंग बली कर दिया कि साहब बजरंग बली को बुरा कह दिया, है ना। आप कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ईश्वर को नहीं मानेगा, या कोई किसी भी पार्टी में हो, क्या दूसरी पार्टी का व्यक्ति राम को नहीं मानेगा, अल्लाह को नहीं मानेगा, ईश्वर को नहीं मानेगा, बजरंग बली हनुमान जी को नहीं मानेगा। लेकिन एक जो ये फोबिया बन रहा है कि भैया वो किसी खास पार्टी का, भगवान भी किसी खास पार्टी के हो गए, और जिन लोगों ने तथाकथित ठेकेदारी घोषित कर दी है, चंद्रशेखर जी ये बहुत ही आपत्ति की बात है कि तथाकथित कुछ लोगों ने, कुछ दलों ने, चाहे वो किसी भी नाम से बना ले, आज मैं एक बना लूं श्री राम सेना और जगह जगह पे उपद्रव करूं, ये अनुमति नहीं मिल सकती है कि ईश्वर का नाम जोड़कर आप किसी तरह का ऐसा कार्य करें, मॉब लिंचिंग करें। ये चीज भारत में स्वीकार कभी नहीं होगी। हालांकि ये बात जरूर है, मुझे बड़ा दुख होता है कि बहुत सारे लोग इस तरह की मुहिम से मोबिलाइज हो जाते, तमाम तरह की चीजें चल रही है कि साहब इतने दिन में तो इतने मुस्लिम धर्म के लोग हो जाएंगे तो कब्जा कर लेंगे। आज ऐसे लोग, जब पढ़े लिखे लोगों को भी मैं देखता हूं और वो मुझसे कहते हैं कि सर आप नहीं जानते हैं, इस तरह से बढ़ रहे हैं और कब्जा कर लेंगे, तो मैं उनको कहता हूं कि यार हम तकनीक के युग में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, हम तकनीक के युग में रह रहे हैं। आज के देश में छोटे छोटे देश, किसी का छोटे छोटे देश जो है वो तकनीक के दम पे विश्व शक्ति बन गए। उस हिसाब से अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चाइना और इंडिया को मिलकर पूरे विश्व पे कब्जा कर लेना चाहिए। लेकिन आज भी जो 5 सक्षम देश हैं उसमें आप ब्रिटेन को ले लें, महाशक्ति है, कितनी आबादी होगी। आप रशिया को ले लें, महाशक्ति है, कितनी आबादी होगी। आप अमेरिका को ले लें, महाशक्ति है, कितनी आबादी है। तो इस तरह के गुणागणित जो लोग करके कि साहब मुस्लिम लोग हो जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, इस तरह की बातें व्हाट्सएप पे खूब चल रही। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि खतरा वो लोग हैं जो इस तरह की खबरों को बढ़ाते हैं, बिना जाने समझे उसको फॉरवर्ड करते हैं, और देश में जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है, एक जो भाईचारे का माहौल बना हुआ है, उसको खराब करने का काम करते हैं। एक पक्ष ये भी कहता है कि साहब ऐसा करेंगे कि किसी एक खास धर्म को आप हटा दो, तो मैं उनको भी यही जवाब देता हूं कि साहब 20-25 करोड़ लोगों को आपकी औकात नहीं है, माफ कीजिएगा ये शब्द मैं कह रहा हूं, लेकिन आपकी औकात नहीं है कि 25 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ लोगों को आप हटा दें। और क्यों हटा दें?
क्योंकि आपने नफरत का बाजार फैला लिया है। आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं, इस वजह से आप ये माहौल बनाते हैं, इस वजह से आप इस तरह की चीजें करते हैं कि माहौल बनेगा और हमको वोट मिलता रहेगा। आप वोट लें, आप विकास के नाम पे वोट लें, आप विकास की योजनाएं चलाएं, आप लोगों का भला करें, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि साहब मंदिर के नाम पे हम वोट ले लेंगे, मस्जिद गिरा के हम वोट ले लेंगे, सामाजिक सौहार्द का माहौल बिगाड़ कर वोट ले लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत परिपक्व है और जब तक ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे पास, चंद्रशेखर जी हैं, कौशल जी हैं, जो आज बिना किसी नफे या नुकसान को देखते हुए इस तरह के आयोजन करते हैं कि आप अपनी बात कह सकें और दूसरे की बात सुन सकें कि भाई क्यों। आज हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ कि इलाहाबाद में था तो मोहम्मद मोइन थे, एबीपी न्यूज में ब्यूरो है इस समय, बहुत अच्छे मित्र हैं। राजस्थान में तो डॉक्टर अखलाक अहमद उस्मानी, बहुत अच्छे मित्र। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी मित्रता है कि शायद हमारे खुद की कम्युनिटी के किसी से इतनी मित्रता नहीं जितनी उनके साथ में है। मैं सेफ महसूस करता हूं उनके साथ में, जितना अपनत्व महसूस करता हूं, अपनापन महसूस करता हूं। लेकिन ये बात राजनीतिज्ञों को भी समझनी पड़ेगी और ऐसे आयोजनों के द्वारा लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये देश सांप्रदायिकता से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा भाईचारे से, ये देश चलेगा आपस में एकता से। क्योंकि अगर ये चीज कायम रही तो खतरा इस बात का भी है कि शायद कोई विदेशी मुल्क हमारा फायदा उठाए, शायद कोई विदेशी मुल्क हमारे लिए हमको बांट सके या बांट दे। तो हमको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जब भी हम सांप्रदायिकता की बात करें, हम वीर अब्दुल हमीद को भी याद रखें, जिसने कि पाकिस्तान के अत्याधुनिक पैटर्न टैंक उस समय जो अमेरिका ने दिए थे, उन टैंकों को उड़ा दिया था अपनी जान की बाजी लगा। और ऐसे ढेरों नाम है आपको बता। तो छोटे छोटे लोग जो सियासी फायदे के लिए, उन लोगों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है जो छोटे छोटे सियासी फायदों के लिए वो इस तरह की बात करते हैं। और ये दोनों साइड से आपको बताया, एक साइड से नहीं है, दोनों साइड से। ऐसा भी ना हो ऐसा भी ना हो कि दूसरे साइड से भी कोई बयान दिला के किसी नेता से, किसी मौलाना से, किसी अन्य धर्म के फिल्म स्टार से बयान दिला के इस तरह की चीजें की जाए कि आपस में माहौल बिगड़े। और जब भी बात होती है, मेरा सिर्फ एक कहना है कि जब बात बिगड़ने लगे तो उसी समय उस बिगड़ती बात को रोकने के लिए हमारे जैसे, चंद्रशेखर जी जैसे और इस तरह के लाखों लोगों को खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं साहब, ये यहाँ पे नहीं चले। आप सारी बात कर लें लेकिन धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ये नहीं चले। और जिस दिन हम इतने सक्षम हो जाएंगे, हमारी सोच विकसित हो जाएगी, उस दिन हमें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। उस दिन हम जो है दुनिया में अपना एक अलग शक्ति के रूप में विकसित होंगे। और मेरे ख्याल से समय हमारा हो गया है, तो मैं इन्हीं बातों को कहते हुए एक बार पुनः चंद्रशेखर जी को बधाई देता हूँ कि इस तरह के मंच को आयोजित करते हैं जिसपे मैं अपनी बात कह सकूं, देश की बात कह सकूं, और बिना किसी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के। ये बात जरूर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी संस्थाओं को लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। अभी डॉक्टर पूजा सिंह से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम लोग पब्लिक वेलफेयर के कार्य भी करेंगे ASMP के बैनर तले, जिससे कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो मजलूम लोग हैं, उनको जो योजनाएं हैं सरकारी, उनका फायदा दिलाएं और जितना हो सके उनकी मदद करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो भी इस दिशा में निरंतर प्रयास करेंगी और कुछ जो चीजें हैं उसको कोशिश करेंगे हम लोग दूर करें। और सभी सदस्यों से भी मैं कहता हूँ और भी जितना फाइनेंशियल मदद कर सकें इस संस्था को करें। आप ये माने। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब जी। आपने
सांप्रदायिकता के बारे में बहुत सही और निष्पक्ष जानकारी दी। उसके लिए मैं आप सभी का IMSP की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और अब मैं वरिष्ठ एडवोकेट श्री मोहनलाल मिश्र धीरज साहब, वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार, चेयरमैन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ISMP, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने विचार इस श्रृंखला में रखें। आवाज नहीं आ रही सुनने। हेलो, हाँ अभी आ रही। आवाज आई? हाँ आ रही सर। हाँ, तो परम आदरणीय चंद्रशेखर जी जो संयोजक है उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके बाद जो है डॉक्टर अजय कुमार जी ने जो अभी विस्तृत बात की, उससे ये हमको अनुभव हुआ कि उनका व्यवहारिक ज्ञान भी और एकेडमिक ज्ञान दोनों ही जो है परफेक्ट है। और हमारे आदरणीय कौशल मिश्र जी के लिए इतना ही मैं कहूँगा कि वो मैन ऑफ एग्जाम्पल है, यानी वो एक अच्छे परिवार के मुखिया हैं, अच्छे मित्र हैं और अच्छे सोशल ऑर्गेनाइजर हैं। उनके प्रति में और हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे सम्मानित मेंबर, उनके प्रति आदर को व्यक्त करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं एक बात ये कहना चाहूँगा बड़े विनम्र भाव से कि हर व्यक्ति की अलग अलग योग्यता होती है। तो एक योग्यता होती है संयोजन। संयोजन से तात्पर्य मेरा ये है कि ऐसी प्रतिभा जो फ्लोर पे नहीं रहती, वो पर्दे के पीछे रहती है और सारी डोरियां उसके हाथ होती। जैसे उदाहरण के लिए मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण, तो ये ऐसे नाम है कि जो पूरे समाज और देश को एक दिशा देते हैं। इन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा की कि जिससे जो पूरा राष्ट्र जो है एक हो गया। अजय जी ने जो बिंदु उठाए उस साथ, अगर हम संविधान की बात करें, हमारे संविधान में सेकुलर शब्द, सेकुलर शब्द तो ये होता है कि सरकार जो है किसी भी धर्म से लिप्त नहीं है। इस पर जो है बड़ी चर्चा हुई। हमारा देश एक्चुअली सेकुलर नहीं है, धर्म परायण, धर्म परायण, क्योंकि हर पार्टी जो है वो अपने अपनी बात करती है, तो धर्म परायण होना कोई बात नहीं। लेकिन सरकार वहां पर निश्चय वो करेगी कि जहां पर कोई धर्म जो है दूसरे धर्म को एक अशांति पैदा करे। जी, और सबसे बड़ी बात यह है जो राजनीतिक क्षेत्र होता है वो सत्ता में आने के लिए, जी, सत्ता में आने के लिए तरह तरह के जो है फार्मूले अपनाता है। अब इसकी बात मैं बात कर रहा हूँ, जब धर्म की बात बहुत जरूरी है यहाँ, सर्वधर्म समभाव, ये एक आदर्श बात। अजय जी, मैं विशेष तौर से आपका ध्यान चाहूंगा कि सर्वधर्म हमारी बात है कि सभी धर्म समान है और एक दूसरे को आदर करना चाहिए। लेकिन कुछ जहां बिना भाव सको कि धर्म अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। एक बात। दूसरी बात कम्युनिटी की बात है, तो दो पंक्तियां मैं कहूंगा कि तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सृजन में। ये रामनाथ जी की कविता है और ये हमारे राइटर्स भी हैं, इस पर मैंने ये कहा। दूसरी बात, आपने जो कर्नाटक की बात की और जो हमारी फिल्म की बात की, उसमें फिल्म हो, राइटर हो, कौशल जी आपका ध्यान चाहेंगे कि फिल्म हो, कोई पुस्तक हो, वो लिखता है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी सब्जेक्ट लेता है तो उसके पीछे ये होता है कि वो सत्य को भी बताता है, एक दिशा भी देता है। जैसे कश्मीर फाइल्स आई या केरल आए, तो उसमें वो नहीं, जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको लेकर ये जरूर होता है कहीं हाइपर बोल हो जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन हमको समय और के अनुसार जो है वो उसको ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए जो मर्यादित हो, जो किसी को अहित ना हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक इसकी बात है बिहेवियर की, बिहेवियर बहुत महत्वपूर्ण होता है।
हम संविधान के अंतर्गत ही रह के कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम समानता की बात करते हैं, सेकुलर की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं। जैसे सोशलिज्म शब्द है और एक है पूंजीवाद, तो हम लोग सोशलिज्म नहीं, हम लोग पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। तो पूंजीवाद में जो ये होता है, सोशलिज्म में जो गैप होता है वो कम होता है, और पूंजीवाद में कुछ ऐसे घराने होते हैं उनके पास पूरी पूंजी होती है और बाद में नीचे बढ़ती। ये एक सिनेरियो होता है कि उससे राष्ट्र वो चलता है। तो इसी वजह इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट है, इसमें भी समन्वय होना आवश्यक है। अगर हम कोई मांगते हैं किसी से कोई चीज, तो उसमें हमको जो है ये बतलाना पड़ता है हमारा क्या दृष्टिकोण है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा भी करता है। जैसे नफरत वाली बात आपने की, तो ये कहीं नहीं लिखा है हमारे उसमें कि हम किसी से नफरत करें। इक्वलिटी की समानता की बात कही, संविधान हमारा कहता है। उसके बाद अभी मैं ये बात कहूंगा कि हमारे जो आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं वो सेवा भाव की बात करते हैं, तो हमारे भी संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसमें यह है कि उसका अगर पालन करती है सरकार तो अच्छी सरकार मानी जाएगी, और नहीं पालन करती उसकी बाध्यता नहीं। तो हमारा राष्ट्र का जो एक चिंतन है वो अब दूसरी बात आती है ये जो है सांप्रदायिकता की। इसमें एक मैं एग्जाम्पल दूंगा राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी जी ने एक सबसे बड़ा कार्य किया था, नवोदय विद्यालय को जन्म दिया था, नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर और इसको लाए थे। तो नवोदय विद्यालय कंसेप्ट ये है कि वहां का बच्चा चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो या किसी धर्म का हो, एक साथ रहेगा। धोबी का बच्चा, पक्षकार का बच्चा, ब्राह्मण एक साथ रहेगा, और वो वैदिक काल के जो कल्पना उन्होंने की थी गुरु और शिष्य परंपरा की, वो एक साथ रहते, एक साथ भोजन मंद करते थे, और वो पारसी थे, उन्होंने ये चीज लाई। एक महत्वपूर्ण बात जो है कि कर्नाटक की जो आप बात की, जो हमारी संस्कृति अलग है, वहाँ के बच्चों को उन्होंने दूसरे स्टेट में भेजा और दूसरे स्टेट के बच्चे वहाँ आए, तो एक दूसरे के कल्चर से वो परिचित हो गए। ये एक बहुत बड़ी देन है। दूसरी चीज, उस समय जो फाइनेंशियल पोजिशन थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीरियड में ठीक हुई, और राजीव गांधी ने भी कंप्यूटर लाए थे, और जबकि भाजपा ने इसका विरोध किया था, लेकिन आज भाजपा वही स्वीकार कर रही है। एक बहुत बड़ी बात आपको हम बतला रहे हैं। अब जहां तक ये है कि सांप्रदायिकता की बात, जब हम अलग अलग होते हैं, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हम संप्रदाय या एक कम्युनिटी में होते हैं तो अलग है। जैसे क्राउड बिहेवियर होता है, उसमें वो मस्तिष्क से काम नहीं करता, जो हो रहा है उसमें शामिल हो जाता है, भीड़ में ये कमी। और एक बात और, बहुमत का दिया हुआ कोई निर्णय कभी कभी सही नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए खतरा, ये सही बात। महात्मा गांधी ने देश की एकता के लिए पूरा पैठ लाया, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात की। वो परिस्थितियां थी, हम लोग जो है पाकिस्तान जो हिंदुस्तान अलग हो गए, लेकिन आज भी ऐसे समुदाय है जो हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जो कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं, वहां पर आदमी को कुछ अलग तरह से सोचा या घटनाएं घट जाती हैं, इस पर किसी का बस नहीं। लेकिन ये अवश्य है कि जो आदरणीय चंद्रशेखर जी ने जो रखा कि सांप्रदायिकता ये देश के अखंडता के लिए खतरा है, ये सही है। अलग अलग कल्चर है, अलग अलग है, हम लोग है, लेकिन हमको जहां पर देश में संकट आता है वहां पर हम एक होते हैं। जैसे जितनी भी राजनीतिक दल है, जब राष्ट्र वाली बात आती है तो वो जो है एक साथ होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, जब इराक पर हमला किया था अमेरिका ने, तो वहां के अलग अलग लोग जो है बस अलग अलग थे, लेकिन जिसमें हमला हुआ उसमें पूरा देश एक हो गया। तो यहाँ पर एकता की बात बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को एक होना चाहिए, सांप्रदायिक का विरोध होना चाहिए, ये चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अभी श्री मोहनलाल मिश्र एडवोकेट, वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार, इन्होंने सांप्रदायिकता की विचारधारा देश की एकता में बाधक इस विषय पर बहुत अमूल्य मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं ISMP के तरफ से उनका धन्यवाद देता हूँ। और अगले वक्ता और प्रमुख अतिथि श्री लालजी गुप्ता, प्रख्यात भोजपुरी फिल्म
निर्माता, निदेशक, सदस्य ISMP, इनको मैं अपने विचार मंच पे रखने की बात करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय बोरकर जी, परम पूज्य बाबूश्री चंद्रशेखर जी, ISMP के अध्यक्ष में, और मेरे इस पैनल में वेबिनार पे शामिल सभी विद्वान जनों को मैं नमन करता हूं। विषय प्रासंगिक है, संदेह नहीं। संप्रदाय की बातें इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई हैं कि यह विवेचना करने के लिए हमें वेब लाना पड़ा। जरूरत थी, पर हमें थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। विनती को सुने। आजादी 43 को मिली, 26 जनवरी को हमने संविधान लाया। हिंदू मुसलमान का दंगे के बाद में संप्रदाय का बीज तो उसी दिन बो दिया था, और उसको हम भूलेंगे तो फिर हम शायद सही परिप्रेक्ष्य में हम अपना मंतव्य, अपने विचार नहीं रख पाएंगे। ऐसा मेरा क्या कष्ट नहीं हुआ दोनों लोगों को। हम किसी एक धर्म और संप्रदाय देंगे, क्या दुख नहीं सा। जहां एक राष्ट्रवाद को उसी दिन जन्म लेना चाहिए था, जैसे डॉक्टर अजय जी ने कहा कि अमेरिका में राष्ट्रवाद है, वहां जाति धर्म नहीं है। वो हमारा पनपा का 1950 से। जिस आजादी के लिए अब्दुल गफ्फार खान, सीमान गांधी ने भी अपनी खून पसीने बहाए हों, वह संप्रदाय था कहां। पर थोड़ा सा हमने अपने कष्टों को नहीं समझा कि हमारे लोगों ने धर्म संप्रदाय से ऊंचा उठ जो त्याग करके आजादी दिलाई है, उसको चंद थोड़े भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हम लोगों का जीवन नरक बना दिया। क्या स्थिति रही हमारी जब को पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। अफ्रीका महात्मा गांधी जी आए, राष्ट्रपिता, कहा था अपना कपड़ा उतार के एक नारी के शरीर पे डाल दिया नग्नता देख करके। वह कंडीशन थी हमारी। उस समय की आवश्यकता थी हमारे देश का विकास, राष्ट्रवाद की विकास, सेवा का विकास, और मिलजुल करके देश को एक अग्रिम पंक्ति में लेने के लिए काम करना। जैसे 10 साल में जर्मनी ने खंडहर के ऊपर अपना राष्ट्र का निर्माण किया, हिरोशिमा के बाद जापान ने अपने राष्ट्र का निर्माण किया, और हमने क्या किया, राजनीति को वहां पर बो दिया, संप्रदायवाद को बो दिया, और तुष्टीकरण भी चालू कर दी। उनके संसाधनों पर पहला हक किसका, यह लाल किले के प्राचीर से बोलने लगे। अरे क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। अगर हम विचार रखेंगे तो दूसरा कोई न कोई अपना विचार अवश्य रखेगा। लोकतंत्र में यह एक परम आवश्यक व्यवस्था है। आज जैसे एक फिल्म की रही हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने, अजय जी ने, केरला स्टोरी का, ठीक है, उनके अभिव्यक्ति की आजादी, उस पर आरोप भी लगाए, तो दोनों काम तो नहीं होगा। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी, एक तरफ आरोप। अरे संप्रदायवाद है कहाँ? या पूरा हमारी मीडिया एकजुट होकर के विरोध करे, संप्रदाय का शब्द किसी भी पेपर में, टीवी मीडिया पर आए तो उसको वर्जित कर दिया जाए। नहीं करेंगे। लोकतंत्र है, मुझे वोट खरीदना है, मुझे अपना संप्रदायवाद के ढंग से अपना वोट जिता करके सत्ता लेना है। कहाँ था? अगर मैं कहीं अत्याचार करूंगा, विरोध में तो पैदा होगा ही, प्रतिक्रिया होगी। हम वह कौम के, हम उस समय के लोग हैं जब 14 बार मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है पृथ्वीराज। हम उसको भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि मुगल को हमने बसाया, बनाया, जोधा बहन को दिया, मान सिंह की बहन, और हमने परिवार जैसा माना। वो भी तो हमारा ही एक प्रकार से प्रेम, मानव प्रेम था वो।
हमने वहां संप्रदाय नहीं देखा। संप्रदाय तो अब आता है कि जोधाबाई पर पिक्चर बनती और हर पूरे देश भर में मोर्चा निकलता है। क्यों? तब संप्रदाय नहीं था और आज संप्रदाय है। इसको बोया कौन बोता है? कौन ऐसा विषैला चीज बोता है कि आज हमारा समाज बिखरता जा रहा है और आज इतना स्थिति भयावह है कि अमेरिका पर भी आतंकवादी हमला हो जाता है, जो दुनिया का सशक्त राष्ट्र है। ये बोया था, वही पाया है। जो दुनिया ने बोया है वो पाएगा। हमने संप्रदायवाद बोया, उसका परिणाम भोग रहे हैं। हमें उससे हटना है तो मीडिया की जागरूकता बहुत जरूरी है। इशारा कर दूं, डॉक्टर प्रदीप प्रदीप के गीतों को अगर हम आज सुने, उस समय उन्होंने क्या कहा था, एक एक गीत का एक एक वर्ड समाज को जगाने का वर्ड था। आए मेरे वतन तक 1962 के आक्रमण के समय गाया हुआ लता जी का गीत, कविवर के लिखे हुए गीतों को भी पढ़ाएं, वो काल 350 से लेकर के। हम भूल क्यों जाते? संप्रदाय आया कहां से? संप्रदाय रोज बोया जा रहा है, चाहे लिंचिंग के नाम से, चाहे बजरंग बली के नाम से, चाहे राम के नाम से। अरे मेरा अधिकार था, मैं बिहार में लेके पहुंच गया राम की सवारी, रथ यात्रा, रोकने की जरूरत क्या थी? अरे जब आक्रमण हुआ बाबरी मस्जिद पर, रोका क्यों नहीं गया? सारे पे राजनीतिज्ञों का महापाप इस देश को संप्रदाय के जंगल में डुबा रहा है, फेंच रहा है, नष्ट कर रहा है। हमारी सौहार्दता, सहिष्णुता की परीक्षा ले रहा है। अरे हम तो वह मानव धर्मी है, अगर कोई गाली दे के चला जाए तो हम क्षमा करते हैं। हम ये नहीं कहते उसको काट दो, फेंक दो, मार दो, गले से काट के फेंक दो। शायद मैं नहीं समझता हूं ऐसा कोई कहने वाला आदमी इस देश का नागरिक होगा। वो कानून फिर किस काम का? संविधान किस काम का? हमने क्या कानून को मखौल बना के रखा है? अगर एक्शन लेंगे तो फिर एक संप्रदाय नाराज होगा, उसको रोका गया। अभी प्रयागराज की घटना को देखिए, जिस तरह से मीडिया ने उछाला। अरे कहां कानून की व्यवस्था की बात उठी? सीधा एक किसी संप्रदाय को बहुत ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। अरे उतनी ताकत लगा के उसके परिवार को तुम कानून के घेरे में तो ला दो जिसने अपराध किया। अपराधी की न जात होती है, न धर्म होती है और न संप्रदाय होता है। अगर हम देश को सुखी देखना चाहते हैं तो हमें अपराध मुक्त भारत बनाना पड़ेगा और इसके लिए मीडिया की आज सशक्त भूमिका निभानी है। हमारे सामाजिक रसूखों को देखना पड़ेगा, साहित्य को देखना पड़ेगा, फिल्मों को देखना पड़ेगा, जो समय समय पर अच्छी राय, अच्छा साहित्य और अच्छी चीजें देते रही है। पर सरकार को तो खाली वोट चाहिए और वोट देते देते पैसा चाहिए। आज का ही लीजिए अदानी मैटर, इसको अभी संप्रदायवाद में भी ले जाने की कोशिश हो रही है और तकनीकी अगर आ गई है तो आज उस तकनीक का सबसे ज्यादा दुरुपयोग सांप्रदायिक शक्तियां कर रही हैं। उसको करो, वैसा करो, वैसा करो। अरे कहां तकनीकी है? हम देश के लिए, जैसा कि अब्दुल हमीद के बारे में हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, हमें वो भावना चाहिए। आज सीमा पर सभी धर्म के लोग हैं, कहां है संप्रदाय? वहां संप्रदाय तो पॉलिटिशियन बोते हैं और फिर उसी की फसल काटते हैं। वो बंद होना चाहिए। अगर सशक्त भूमिका निभा सके आईएसएमपी या उसके अपने जीआर कहे, निवेदन कहे कि हमें धर्म के बारे में छापना बंद करना होगा। किसी भी धर्म का कानून के मैटर में चला गया, खत्म। चाहे सुशांत सिंह का मैटर हो और चाहे कोई मैटर हो, सब बंद कर दो। कानून में चला गया मैटर तो अब लड़ाई लड़ो अपने सेवा से वोट पाने की। तुष्टीकरण और संसाधनों के प्राथमिकता तय करने से नहीं होगा, बजरंग बली बोलने से नहीं होगा, चाहे कोई भी उसमें शामिल हो जाए। अगर विवश किया जाता है तो आज क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और आज हम कहां जा रहे हैं? संप्रदाय के गहराई में डूबते जा रहे हैं। इसे रोकने का बहुत बढ़िया प्रयास आदरणीय बाबू चंद्रशेखर जी ने किया है, आप जैसे लोगों ने किया है, श्री
बोरकर जी ने जो आज एक संचालन किया, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। विषय प्रसंग को आपने जो 4-6 बार पिछली बार में किया है, 3-4 बार में, हर प्रसंग आपने जो वेबिनार्स उठाया है, ज्वलंत समस्या पर आपने किया। मैं आपको साधुवाद देता हूं सर कि आपने इतना बड़ा चुनौती स्वीकार किया। पर इसका असर क्या पड़ेगा? जिस चमड़ी 3 इंच की होती है, गेंडे से भी मोटा, उनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। रोते बिलखते रह जाओ, मैं अपने टोले मोहल्ले में, आप अपने टोले मोहल्ले में, मैं अपनी पत्रिकाओं में और आप अपनी पत्रिकाओं में लिखो, कोई सुनेगा नहीं। सुनेगा उस पत्रिका की जो पैसे पर विज्ञापन छाप के पैसे पे चलता है और फ्रीबी बांट करके दुनिया को बताता है कि देखो मेरा स्कूल विश्व में सबसे अच्छा स्कूल है। अरे अमेरिका का तो वह संडास जितना अच्छा है, उतना तो हमारे कोई बढ़िया कोई कार्यालय और स्कूल तो नहीं है। कौन छपा रहा है ये? क्या मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है? किस खाली वोट के लिए? वोट के लिए राष्ट्रवाद जरूरी है, राजनीति नहीं। और जब राष्ट्रवाद आ जाएगा तो हमारा सब धर्म संप्रदाय खत्म हो जाएगा। एक एक आदमी, 140 करोड़ आदमी खाली एक ही बात कहेगा, फर्स्ट इंडिया, फर्स्ट नेशन, फर्स्ट भारत। तब हम अपना आज कई भागों में बटा हुआ है। चाहे वो कार्बन डेटिंग की बात हो, कहाँ है कार्बन डेटिंग की समस्या? कितनी गंभीर है और इसको जोड़ रहे हैं कई मंदिरों से। अरे हमारा हजारों साल का इतिहास कोई नहीं बोल रहा है, आज कार्बन डेटिंग नहीं होने दे रहे हैं। और उसकी भी एक लिमिटेशन है हमारे कानून, CJI का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सीमित उसका निर्णय है। वो नहीं, हमें अपना मानसिक सामाजिक है, हम कितना ज्यादा अपने समाज के साथ जुड़े, भला करने की सोचें, एक दूसरे का कल्याण करने की सोचें। और अगर ईमानदारी से मैं कहूं, अगर देश के अपराधियों को खत्म कर दो तो राजनीतिक अपने आप सड़क पे आएंगे, सड़क पर आएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। अरे अपराध वाला 1950 का नेता आज अपने को विश्व नेता अगर कहता भी है, या विश्व में मेरा वंश ने समाज के देश को बढ़ाया कहता है, या कोई कहता हो, तो यह चुनाव का सही रूप नहीं है, जहां रात को पैसे बांटे जाते हैं और फिर उनका वोट लेकर के माना भ्रष्टाचार किया जाता है। भ्रष्टाचार मुक्ति भी बहुत जरूरी है, तब संप्रदाय मिटेगा। और विषय के हम देश के औद्योगिक क्रांति को आगे नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। और जब उद्योग धंधा चलेगा ही नहीं, गांव का बच्चा सीधा आके मांगता है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सिवान में था, मेरे सामने वहां का कुख्यात आदमी 500 रुपया बाजार से वसूल के आया, क्योंकि मेरी पिक्चर नैहर की चुनरी वहां 8वें हफ्ता में चल रही थी सिवान में। और ठीक उसके मकान के सामने में एक वकील के घर पे, श्रीवास्तव जी के मकान पे बैठा था, बगल में ही बस था और मैं वहां से पटना जाना चाहता था अपने ऑफिस में। आंखों से देखा, ये जो जैसे किसान है अपने खेत में बोए हुए, क्या बोलते हैं, झाड़ पंक्तियां, अनाज घास पौधे को काटते रहता है ताकि वह ताकत, वह ऊर्जा, वह पोषण, सही खुराक अनाज के उत्पादन पे मिले। आज हमने पूरे देश भर में दलालों की संस्कृति खड़ी कर दी है, अपराधियों की फौज खड़ी कर दी है। प्रयागराज की बात करता हूं अनिल जी, अरे वो श्रृंखला इतनी लंबी है कि अगर 500 आदमी भी की लिस्ट आ जाए तो कम है। क्या मेरा प्रयाग जहां कुंभ होता है हजारों साल से, क्या उसी श्रृंखलाबद्ध अपराधियों का गढ़ रहेगा जो छुपे हुए करते हैं? मेरा बंबई जहां पर 3-3 हल्ला होता है, 7 रेलवे स्टेशनों पर हर 10 मिनट के बाद विस्फोट होता है, मेरे सैकड़ों प्राणी मित्र भाई हिंदू मुसलमान सब तो उसमें मारे गए। अरे किसको हम बढ़ा रहे हैं संप्रदाय के नाम पे? अरे एक्शन लो कि जो भी क्या हमको फांसी के तख्ते पे ले जाओ। मैं कैंडल मार्च निकालते थे, कहते थे बलात्कारी को फांसी दो। चीफ जस्टिस हमारा सुप्रीम पर रोक लगा दिया, या कह सकते उस समय तो कुछ कह दिया, नहीं हुआ। अब मैं यही कहूंगा अंत में
मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं जानता हूं वक्ता बहुत हैं, कुछ कठोर संप्रदाय के विरोध में काम करना होगा। तो अपराध को एलिमिनेट करना है जड़ से। पहले दिन से अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी पैदा हुआ तो बंबई की सड़कों पर पैदा हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विश्व में हल्ला मचाए हुआ है, मादक द्रव्य का व्यापार का है। तो ये छोटे छोटे खरपतवार, इनको खत्म करना होगा देश में, तब जाकर के पूरे देश की राजनीति स्वच्छ होगी। और जब स्वच्छ होगी तो संप्रदाय नहीं रहेगा। मैं भी मिस्टर हमारे काजी भाई को वोट दूंगा, काजी भाई मुझे वोट देंगे, हम दोनों एक दूसरे को खिला करके खाएंगे। अगर मैं मांस भक्षी हूं तो, और नहीं तो एक थाली में खाएंगे। मैं जानता हूं ये प्रेम अब बहुत दिन नहीं रुकेगा, हम जल्दी आएंगे इस प्रेम के लिए। बस राष्ट्रवादपन पे यही भावना कहूंगा। काजी साहब आपकी याद बहुत आती है, वर्धा की याद आती है, रत्नागिरी की याद आती है। ऑल ऑफ यू आर द वेरी ग्रेट। My all the best wishes with the nation, with the ISMP। और बाबूजी के चरणों में तो लगता है कि रोज अगर प्रणाम करूं तो कम है। और सच ये तो दिखाई तो पड़ेगा नहीं, he is always मेरे थॉट्स में, मेरे विचारों में, मेरे कामों में उनको मैं देखते रहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि और वक्ता को समय जाए। मैं सभी वक्ताओं को कहूंगा आप लोग महान 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 है। धन्यवाद। जय हिंद, जय ISMP। बहुत बहुत धन्यवाद आगे सर चालू जी। करिए। हाँ हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने बहुत भोजपुरी अंदाज में और प्रखर और स्पष्ट विचार रखे और सभी पहलू पे आपने हमको मार्गदर्शन किया। तो ISMP की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और अगले प्रमुख अतिथि हमारे बीच में जुड़े हुए हैं श्री SN काजी साहब, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, असिस्टेंट चेयरमैन पश्चिम महाराष्ट्र, जिनको मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने 2 शब्द हमको सुनाए। काजी साहब। नमस्ते एवरीबॉडी। शुक्ला जी, सारे लोगों ने बहुत से अच्छी तरह से अपना विचार प्रकट किया है। सांप्रदायिकता देश के लिए घातक है। सबके दिमाग में बैठी हुई बात है कि सांप्रदायिकता अगर होगी तो हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा। सांप्रदायिकता ने क्या, हर एक गुट जो एक मजहब को मानता है, जो हिंदू है हिंदू को मानता है। हिंदू में भी अलग अलग सांप्रदायिकता है, कोई धनगर है, कोई तेली है, कोई साड़ी है, कोई माली है। और मुस्लिम में भी बहुत से गुट हैं और हिंदू में भी गुट है। हर एक सांप्रदायिक अपने अपने छोटे छोटे जजीरे बनाकर वहाँ पर कहता है कि हमारा सब हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चलना चाहिए। और अपनी सांप्रदायिकता अपने धर्म गुरु को लेकर मूल तत्ववादी जो लोग हैं उनके माध्यम से ही अपने गुट को बढ़ाने की कोशिश करते रहता है और बाकी की जो सांप्रदायिकता है इनको मिटाने की कोशिश करता है। अगर ये सांप्रदायिकता पूरे हिंदुस्तान के विकास के लिए और हिंदुस्तान के सांप्रदायिकता रखने वाले लोगों की विचारधारा पूरे देश में शांति बनाने के लिए बहुत ही घातक है। 1962 में भारत पाकिस्तान जंग हो गई और लालजी गुप्ता साहब ने बताया कि प्रदीप ने भाई मेरे वतन के लोगों गाना लिखा था। तो बहुत ही बेहतरीन गाना था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आंखों में आंसू आ गए सुनने के बाद, दत्ता जी की मधुर आवाज के बाद। तो उस वक्त एक नजीर नाम का एक कवि था और नजीर नाम का कवि था और पाकिस्तान के कुछ लोग, हिंदुस्तान के अंदर के लोग जो मुस्लिम थे, उन मुस्लिम लोगों को आमादा कर रहे थे कि अंदरूनी बगावत हो जाए और वो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाइयों के लिए खिलाफ पे जंग करे और पाकिस्तान का साथ दें धर्म के नाम पर। हम ईमान वाले हैं, आप ईमान वाले हैं। और नज़ीर को जब बात समझी और आखिरी कवि थे वो 1962 को, तो उन्होंने अपनी कविता के जरिए से, अपनी शायरी के जरिए से, अपने बयानी के भाषणों के जरिए से पूरा उस इलाके में जो लोग पाकिस्तानी घुसे हुए थे और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे उसको उन्हें मिटा दिया। और बिल्कुल एक भी इंसान पाकिस्तान के लोगों की हिमायत में नहीं आ गया, उनका साथ नहीं दिया। तो उसकी जय जयकार होगी, उनको पुरस्कार मिला, उनको बहुत से सम्मान मिले नज़ीर को। और उसी नज़ीर का दामाद अयोध्या में फूल बेचता था राम मंदिर के सामने, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की, वहाँ पर उसकी फूल बेचता था। और फूल बेचने का जिंदगी भर का कारोबार, खेत में जाओ, जंगलों में जाओ, जो राम के चरणों में फूल चढ़ाए जाते हैं वो फूल इकट्ठा करके लाओ, यही एक वो काम करता था।
और बाबरी मस्जिद जब गिराने के लिए लोग हजारों लाखों लोगों में आने वाले, उसे मालूम था और वो समझा कि मेरे इतने लोग भाई आ रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा फूल लेकर, और क्योंकि अगर उनको फूल को पूजा के लिए अगर कम पड़ जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ढेर सारे फूल इकट्ठा करके लेके गए। तो बाबरी मस्जिद गिराने बेहिसाब लोग आए थे जिनको मालूम नहीं था कौन क्या है कौन क्या है, मगर जब उनको पता चला कि फूल बेचने वाला मुस्लिम है तो उन्होंने वही उसे जलाकर खत्म कर दिया। जिंदगी भर वो राम की सेवा कर रहा था, मगर ये सांप्रदायिकता रखने वाले लोगों ने 1 मिनट के अंदर उनको उसे जलाकर रख दिया। और ये जब बात समझी नजीर को, जो उसके दामाद की मौत हो गई है, तो जब 1960 को सांप्रदाय की आग लगी थी, उस आग को उसने बुझाया था, तो उसने एक लाइन लिखी, दुनिया में अजीब है नजीर तेरी कहानी, दुनिया में अजीब है नजीर तेरी कहानी। तो अंगारों से बच गया और फूलों में जल गया, उसका दामाद फूलों में जलाया गया था। तो ये सांप्रदायिकता रखने वाले लोगों की सोच, वो धर्म के नाम से लोगों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, सिख लोगों को बेहिसाब कत्ल किया गया, बाबरी मस्जिद गिराएगी, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। इस पूरी सांप्रदायिकता की वजह से देश में एकता और अखंडता नहीं आएगी। ये बहुत ही देश के लिए घातक है। हर धर्म में, हर मजहब में बहुत सारी अच्छी बातें हैं और वो अच्छी बातें लेकर हम चलेंगे। हर एक मजहब के अंदर, इस्लाम के अंदर कहा गया है कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा है कि अगर रास्ते तुम चलते जाओ और जाते वक्त तुमको कोई काटा या ईद या काट का टुकड़ा नजर आए, अगर उसको तुम रास्ते से नहीं हटाया तो तुम मुसलमान नहीं हो। इसके बरखिलाफ क्या हो गया, 9/11 को अपने बॉम्बे अतीरी के हमला अजमल कसाब ने वगैरह किया था, तो गामा हॉस्पिटल के सामने ये लोग थे जो अतीरी के हमला करने के लिए आए थे। तो गामा हॉस्पिटल के सामने रास्ते से जा रहे थे, तो ये झोपड़ी के अंदर इनको प्यास लगी, तो वहाँ रास्ते पर ये घर बना था, तो उसके जरिए से उनको पानी मांगा, तो उन्होंने पानी दिया उसे, और पानी देने के बाद उसने पानी पिया, और पानी पीने के बाद ये मुझको आइडेंटिटी करेगा इसलिए सोच के उसे वहीं पर गोली दाग दी। तो ये मुसलमान कैसे हो सकता है? पैगंबर साहब ने तो ये दिखाया कि रास्ते पर तकलीफ देने वाली चीज को हटा के जाओ, और ये पानी पिलाने वाले को खत्म कर रहा है, तो हरामी मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आज की विचारधारा अलग है और उसका सोच अलग है। तो ऐसी सोच रखने वाले लोगों को, जैसे हम देखते हैं कि चावल लेके आते हैं हमें दुकान से, और लाने के बाद उसमें कंकर होते हैं, और कंकर को निकाल के अपने घर वाली औरतें फेंकती हैं बाजू, और बाद में वो चावल पकाती हैं। तो हर मोहल्ले में ऐसे कमीने बैठे हैं जो अपनी नीति जातीय फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए काम करते हैं और देश को और समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे कंकरों को हर समाज में, हर गली में जो पनप रहे हैं, जो देश के लिए विघातक है, देश के लिए यानी कि बर्बाद करने के सोच रहे हैं, उनका कोई भी नहीं मकसद है, सिर्फ पैसे कमाना, ऐश आराम की जिंदगी गुजारना, और देश बड़े भाड़ में चले जाए। राजनीतिक नेता वही कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना। सबसे पहले जब एमएलए एमपी को या काउंसिलर को भी कुछ टिकट दिया जाता है, तो सबसे पहले देखा जाता है वो कौन सी जाति का है, और जिस मोहल्ले में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके हम यानी उसे ये दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, वहाँ पर वो जाति के लोग कितने हैं, यानी कि धर्म के हिसाब से ही चयन किया जाता है। और वो इलेक्शन जीतने के बाद अपने धर्म वगैरह सब भूल जाता है, बेहिसाब पैसे कमाने लगता है। मामूली काउंसिलर 50-50 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है। हमारे इचलकरंजी में तो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लालजी जी 65 लाख रुपीज एक स्कूल की डेवलपमेंट के लिए आए थे, एक पैसा भी नहीं खर्च किया, और पूरे पैसे तकसीम हो गए, और रिपोर्टिंग हो गया कि स्कूल की डेवलपमेंट हो गई। रास्ते में 40%, 40%, 50%, 60% करप्शन है, और 40% में काम होता है। तो ये सारा करप्शन और कास्टिज्म हिंदुस्तान के अंदर से चले जाना चाहिए, तभी जाकर हमारा देश का विकास हो सकता है। तो मैंने जैसे बताया कि चावल में से जैसे कंकर निकाल के फेंकती है अपनी औरतें और अपने कोई भी जो बावर्ची होगा, इसी तरह से हमारे हर मोहल्ले में ऐसे लोग पनप रहे हैं, उनको समाज के सामने लाकर उनको नंगा करना चाहिए। तो यही कमीने हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, दिखाना चाहिए। और देश को बर्बाद करने वाले राजनीतिक हर पार्टी हैं, AIM हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, जो अपनी राजनीति रोटियां सीखने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं और आगे चले जाते हैं। तो मैं अंत में बता, ज़्यादा बहुत वक्त हो चुका है, अब 5:08 हो गए, मैं करीबन 5-6 मिनट से बात कर रहा हूँ, मुझे 15 मिनट का वक्त दिया गया है, मगर सुनने की ताकत इंसान की सिर्फ 40 मिनट की होती है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मगर मैं ये चलाता हूँ आपको, ये
दिख रहा है ये, आप हाँ, देख दिख रहे रहा। हैं सर? मैं एक सद्भावना संदेश चलाता हूँ। जिस सद्भावना संदेश में से आओ भारत बनाए का मैसेज देते हैं, उसमें सद्भावना संदेश में क्या लिखा हुआ है? कुरान में ऐसी सैकड़ों वचन है जो हिंदुओं को मान्य होने जैसे हैं। कुरान में ऐसे सैकड़ों वचन है जो हिंदुओं को मान्य होने जैसे हैं, और भगवत गीता में ऐसी सैकड़ों वचन हैं जिनके खिलाफ मुसलमान बोल नहीं सकता। हर एक इंसान अपने मजहब का स्वरूप समझ के उसे यानी उसे राब्ता रखेगा और शास्त्री और मुल्ला लोगों को इसमें दखल अंदाजी नहीं करने देगा, तो दुनिया में झगड़े का नाम ही नहीं रहेगा। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा। कुरान में भी है, भगवत गीता में भी है, और भगवत गीता में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका मुसलमान इनकार नहीं कर सकता, और कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हिंदू इनकार नहीं कर सकते। तो शास्त्री मुल्ला ये अपने अपने मजहब को लेकर आगे जा रहे हैं और अपने पूरे माहौल खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जैन मुनि महावीर ने कहा कि दूसरों को तकलीफ देकर जीने से, दूसरों को तकलीफ देकर जीने से खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, यही मानवता है। जिए और जीने दो का उन्होंने संदेश दिया। उसके बाद अपने महात्मा यानी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान एक संग होना चाहिए तो हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि सिर्फ देश को उनको इम्पोर्टेंट दिया है, मजहब के साथ लोगों को मार्गदर्शन किया, और उसके बाद मजहब के बाद अपने देश को कितना इम्पोर्टेंट है ये भी बताया। हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताया कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। हुब्बुल वतनी यानी देश से प्यार करना, देश से अब जो चाहे किसी दुनिया की किसी कोने में भी देश में रहता होगा, उस देश से प्यार करना आधा ईमान है। यानी कि अगर देश से तुम प्यार नहीं करते हो, जहाँ पर रहते हो उस देश से नहीं प्यार करते हो, तो तुम मुसलमान नहीं हो। हुब्बुल वतनी ईमान मिनल ईमान, मिनल यानी कि निशानी है, देश से मोहब्बत करना, देश की यानी कि ये देश की अपनी इस्लाम की अलामा निशानी है। तो ये सारी बातें, अच्छी बातें सारे लोगों ने कह के चली गई। मेरे पिताजी यानी कि फ्रीडम फाइटर होने के बाद उन्होंने यानी कि हम जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले में विठल का मंदिर था, और वहां पर भजन का, मेरे पिताजी बहुत अच्छे गायक थे, यानी कि अच्छी यानी कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाते थे। तो जब भी वहाँ भजन होते थे तो पीटी बजाने के लिए, हारमोनियम बजाने के लिए मेरे पिताजी को बुलाया जाता था, और वो बैठते थे रात भर भजन के साथ। ये निजामुद्दीन काजी मुसलमान और बाकी भजन में तल्लीन लोग, और ये पीटी बजा रहे, ऐसा सामाजिक समुदाय का वातावरण था। और मैं भी हमारे कई मैं तो बोलता हूँ कि अभी जहाँ पर धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से जो देश बने, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सीरिया है, तुर्की है, पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्री है, पूरी दुनिया में अलग अलग मजहब की कंट्री है, मगर वो सुखी नहीं है। सारे एक ही मजहब के लोग हैं, फिर भी उनके में झगड़े हैं। ये हमारे झगड़े लगाने वाले काम करते हैं पूरे राजनीतिक नेता। तो ऐसे हालत के अंदर हमको देखना चाहिए कि हमारे आसपास में रहने वाले लोग कौन है। लाल गुप्ता साहब को मैं देखने के बाद बहुत खुश हो गया। मेरा उनका एक ऐसा रिश्ता है, कौशल जी को देखने के बाद बहुत खुश हो गया। सारे चंद्रशेखर जी का मेरा कोई नाता नहीं, एक इंसानी के नाते हम जुड़े हुए हैं। एक अच्छा काम, अच्छा कौन लेके आए हैं, तो हम सब कोशिश करेंगे कि अपने देश को बचाने का कोशिश करेंगे। देश आज़ादी करने के लिए 7,63,335 लोगों ने शहीद हो गए, तब देश आज़ाद हो गया। और देश आज़ाद होने के पहले सारे लोगों का एक ही मकसद था कि अंग्रेजों की चंगुल से अपने देश को आज़ाद करना है। उस वक्त कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ब्राह्मण, कोई मराठा, कोई जैन, कोई नहीं था। हर एक मजहब के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए काम किया। और जब देश आज़ाद हो गया तो लोग हिंदू मुसलमान बन गए। आज वही हालत है। तब कोई मजहब नहीं था। आज देश आज़ादी के पहले सारे हिंदुस्तानी थे, और देश आज़ाद होने के बाद लोग हिंदू मुसलमान बन गए। तो हिंदू मुसलमान बनने का ये नाटक इनका खत्म करना चाहिए। जो अच्छा इंसान है, जो समाज सेवी इंसान है, जो सच्चा है, सत्य के पर चलने वाला है और भ्रष्टाचार नहीं करने वाला है, महात्मा गांधी ने जो रास्ते पर हमको ला के इस देश को आज़ाद किया है, उसके जरिए से चलने वाला इंसान है, उसको लीडर बनाना चाहिए। उसके पीछे सब लोग रहने चाहिए। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद काजी साहब, आपने अमूल्य विचार आप सांप्रदायिक के बारे में रखा। आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, देशी विदेशियों का हिंदुस्तान ये हमारा, ये कहावत टुकड़ू जी महाराज ने बताई, और आपने भी
सांप्रदायिक के बारे में और भारत की एकता के बारे में बताया। तो ISMP के तरफ से हम सभी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे सामने अभी कौशल मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने विचार मंच के सामने रखें। स्वागत है। आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी हमारे चेयरमैन, उन्होंने आज इस सारगर्भित वाक़ये का आयोजन किया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सटीक ढंग से हमारे अग्रज श्री मिश्रा जी, श्री गुप्ता जी, हमारे मित्र श्री काजी साहब, सिंह साहब, इन्होंने जैसा विश्लेषण किया है, तो एक उच्च प्रकार की ये सांप्रदायिक जो तथ्य आजकल देश में चल रहे हैं, तो इनके बारे में बहुत उच्च दर्जे की चर्चा आज हुई। और इस सब के लिए हमारे आयोजनकर्ता श्री चंद्रशेखर जी बधाई के पात्र हैं। और जिन लोगों ने इस विषय पर चर्चा में भाग लिया, उन्होंने तहे दिल से, खुले दिल से इस चीज को विशद किया। तो ये एक बहुत उच्च दर्जे का एक विवरण हो गया। मैं तो आमंत्रित नहीं था, लेकिन क्या है, मैं आप लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। वक्ता नहीं हूँ, लेकिन बोलना चाहिए। तो जैसे सांप्रदायिक स्वागत है आपका, स्वागत। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सांप्रदायिक तत्व शब्द का ये देखें अगर हम, तो सांप्रदायिक शब्द ये प्राचीन काल में या मुस्लिम शासकों के काल में ये कोई सांप्रदायिकता शब्द का कोई बहुत बड़ा कोई यूज नहीं था, या बिल्कुल था ही नहीं, ऐसा समझिए। बहुत सदियों से रहते रहते हिंदू और मुस्लिम समाज एक रास्ता में इतना डूब गया था सदियों से कि उनके रस्म रिवाज, उनके जो रहने के ढंग हैं, वो एक दूसरे में इतने घुल मिल गए थे। कभी उन लोगों को भी मध्ययुगीन काल में ख्याल में नहीं आया होगा कि कहीं कोई ये जो कम्युनल ये है डिफरेंसेस, ये कहीं निर्माण होते हैं। परंतु आज ये आधुनिक काल में जब सब कुछ आदमी सीख गया है, बहुत कुछ सीख गया है आदमी, चांद से लेके मंगल तक जाने के सभी पैतरे सीख गया है, अणु बम बनाना सीख गया है, तो ये चीज नहीं समझ सका हो। धर्म का राजनीतिकरण करना सांप्रदायिकता का मूल तत्व बन गया है आजकल। जो देखो वही धर्म का राजनीतिकरण करता है और उसको मूल तत्व के जैसा उसका व्यवहार करता है। खुद ही अपने जाति और समाज के सम्मेलन भरवाता है और खुद ही कहता है कि मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ और मैं विवादों से परे हूँ। तो ये सब चीजें जो कथनी करनी के जो भेद हैं, इसके कारण हमारा देश आदमी से व्यक्ति से ही चलें, समाज पे जाएं, समाज से देश की तरफ चलें। तो ये कथनी करनी का जो भेद है, यही हमारे देश को कमजोर से कमजोर करता जा रहा है। और राजनीतिक बात छोड़ दीजिए, राजनीतिक लोगों की बात छोड़ दीजिए, पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, ये कम्युनल जो ये है आइडियोलॉजी जो है, ये समान हितों की जो व्यक्ति रहते हैं, वो जो समान हित के और समान व्यवहार के लोग रहते हैं, वो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। दूसरा, किसी धर्म और समाज की राजनीतिक सामाजिक जो उनका वो रहता है, माने एक कम्बाइनेशन रहता है, वो एक रहता है। वैसे प्रकार के लोग भिन्न हितों के
भिन्न हित जो रहते हैं जिन लोगों के, जिन समाजों के, जिस धर्म के, उनके बीच में एक प्रकार की कटुता निर्माण होती है। वो अपना वर्चस्व समझते हैं और सामने वाले को नीचा समझते हैं। इसलिए क्या है, विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं और उसमें कम्युनल, ये जो सोशल एस्पेक्ट हैं, ये खारिज हो जाते हैं। अब देखिए, आप अंग्रेज आए भारत में, वहां पर देखिए आप 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक मारकाट का आलम रहा। आप कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का ये देख लें तो 14वीं शताब्दी। हाँ सर, हेलो, कोने में रख दे कुर्सी। हाँ, 14वीं शताब्दी से और 17वीं शताब्दी तक देख लें तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों में मारकाट मची रही। उसके बाद वही बाद में आके इंडिया में वही चीज लागू करने की उन्होंने सोचा और एक प्रकार का संप्रदायवाद का निर्माण किया। क्या कंटिन्यू रखूं सर? हेलो, हाँ कंटिन्यू। तो ये अंग्रेज लोगों की ही चाल है। ये कोई माने मुस्लिम समाज या हिंदू समाज, इसकी कोई उसमें वो माने गलती नहीं है। ये अंग्रेजों द्वारा जो बीज बोए गए थे। अब देखिए, इसका बंगाल के विभाजन के समय जिस समय हुआ था, उस समय अशिक्षा का जो बात थी मुस्लिम समाज में, वो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा अशिक्षा थी। उस समय नौकरियों का परसेंटेज देखा जाए, ये बात होगी 1856 या 1872 की बात होगी। तो उस समय अशिक्षा बहुत थी, मुस्लिम बहुत ही ज्यादा। तो सरकारी नौकरियां और राजनीतिक परिवेश जो है वो हिंदुओं से ढका हुआ था। करीब 44% नौकरियां हिंदुओं के हाथ में थी और सिर्फ 5.6% नौकरियां मुस्लिम समाज के हाथ में थी। वही आते आते उस समय ऐसा समझ लीजिए कि हिंदू बाहुल्य वो करने का वो किया था। उसके बाद 1800 तक आते आते 1800 के बाद की परिस्थितियों में वही बाजी उलट गई और उसमें जो उच्च श्रेणी के जो ये न्यायाधीश पद और ये सरकारी अमले के जो उच्च पद हैं, वो मुस्लिम समाज के हाथ में चले गए और ये हिंदू समाज के हाथ में कम रह गए। तो जो उस समय जो समाज सुधारक, या चाहे वो मुस्लिम समाज के बोल लो आप, चाहे हिंदू समाज के बोल दो, चाहे शिक्षा का प्रसार करने वाले बोल दो, इन लोगों ने जो अथक परिश्रम किया, उसके बल पे ये जो डाटा है ये बदलता रहा। उसमें कहीं भी सांप्रदायिकता का नामो निशान नहीं आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय जो बार्लो की सिफारिश लागू किया कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग हो जाए, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाए, उससे फिर उत्पात बढ़ने लगे हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में और इसका विरोध होने लगा और उससे फिर से एक दूसरे के प्रति अविश्वास का आलम पैदा होने लगा। 1857 की देखें आप, अगर हिंदू मुस्लिम विद्वेष रहता तो एक सुई ना हलते हुए, सुई की नोक पर ना होते हुए, हर एक हिंदू ने, हर एक ब्राह्मण ने, हर एक मुसलमान ने बहादुर शाह जफर जी को ही हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करने के लिए पूरे जोर शोर से वो किया। तो क्या वहां कोई वो था, कोई सांप्रदायिकता थी? मंगल पांडे कोई सांप्रदायिक थे? या हिंदू बाहुल्य जो सेना थी उस समय की, जो विद्रोही थे, वो क्या माने ये नहीं चाहते थे कि बहादुर शाह जी जफर को हिंदुस्तान का बादशाह ना बनाया जाए? कोई कम्युनल नहीं, कोई वो नहीं। हमको करना है तो देश के लिए करना है तो बहादुर शाह जफर जी को हिंदुस्तान के तख्त पे बैठा दो। तो ये सब चीजें ईश्वर इंगित करती हैं कि कहीं ना कहीं आदमी में ही थोड़ा सा खोट, व्यक्ति से खोट शुरू होती है, समाज तक जाती है और समाज से देश की ओर जाती है। अगर व्यक्तिगत तौर से
हम लोग निरपेक्ष और निर्लिप्त हो जाएं, तो ये बातें उद्भव ही ना हो, कम्युनल जो ये रहता है वो उद्भव ही ना हो। तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परसेंटेज रहता ही है। ये हो सकता है भगवान की बनाई हुई चीज हो सकता है कि खुदा की बनाई हुई चीज हो, लेकिन ये रहता ही है थोड़ा बहुत। उससे क्या होता है, समाज में फैलता है, समाज से देश को कमजोर करता है फिर। तो ये हम व्यक्ति से सुधारना शुरू करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा का समान प्रसार करें। हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, समान स्तर की मिले। तो मेरे ख्याल से जो सांप्रदायिकता वगैरह है ना, ये हिंदुस्तान से बाहर हो जाएंगी, इसमें कोई धोखा नहीं है। ये सब करके, थोड़ा सा करके मैं अपने आपके नमस्कार करके मैं ये समाप्त करता हूँ। बहुत समय ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा साहब। मेरे को अभी आप लोगों की और आईएसएमपी के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में, और आप सब जो भी वक्ता जुड़े उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। आदमी ना कद से बड़ा होता है, आदमी ना कद से बड़ा होता है, ना पद से बड़ा होता है। जो आदमी मुसीबतों में खड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। और ये सभी जो आईएसएमपी की जो भी आज जुड़े हुए वक्ता है, अतिथिगण है, और चंद्रशेखर साहब, काजी साहब, सिंह साहब, और सभी ये जो है वो इसके बारे में कौतुकास्पद और हमारे को साथ लेके चलते हैं। और इसके बाद में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे आदरणीय चंद्रशेखर साहब को कि वो 2 शब्द कहना चाहे, कहे। हेलो। हेलो। हेलो जी ताम्रध्वज जी। हाँ, आवाज आ रही सर। आप अपने विचार रखिए। मैं थोड़े थोड़े समय के लिए अलग हो गया था, आपने कुछ कहा है? हाँ, मैंने इसकी कहा था कि आप अपने विचार सांप्रदायिक के बारे में बताइए, विचार रखिए। बहुत बहुत आभार आपका ताम्रध्वज यशवंत बोरकर जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। हालांकि इसमें हमारा बहुत कुछ विचार अब देने का कोई आ जाता, जबकि लगभग सारे विषयों पर हमारे सम्मानित अतिथि हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, श्री मोहनलाल मिश्र धीरज जी, और श्री लालजी गुप्ता जी, और NN काजी साहब। आप सभी ने जो इतनी विश्लेषण प्रस्तुत किया और जो अपनी मन की बातें यहाँ रखी हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे लोग फर्जी मन की बातें करते रहते हैं, उनका कोई अब कितना असर पड़ता है ये हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी हम लोग भले ही कम संख्या में हैं, लेकिन जितने भी लोगों के मन की आवाज निकली है वो हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के सीमा पार भी जाएगी। और जो भी इस विचार को लोग ग्रहण करेंगे, श्रवण करेंगे, देखेंगे, वो इससे जरूर प्रेरित होंगे। सार संक्षिप्त ये है कि सांप्रदायिकता तो एक मानवीय सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता।
एक संप्रदाय में अपने विचार, अपने रहन सहन, उनके रीति रिवाज ये सब शामिल होते हैं। लेकिन यदि हम विभिन्न संप्रदायों से ही मिलकर ये समाज बनता है, और जब समाज का ये अंग संप्रदाय जब संप्रदायवाद करने लगता है, तो फिर सारी जो अवधारणा हमारी सोसाइटी की है, जो समाज की अवधारणा, वो बिखरने लगती है। सांप्रदायिकता का दंश हमारे समाज में 1857 के बाद जब कांग्रेस का निर्माण हुआ, यानी बेसेंट ने जब इसको बनाया समाज सेवा के लिए, उन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा था कि इस अखिल भारतीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में इसको संचालित करें। वह सभी मनुष्यों की सेवा के लिए उन्होंने ये संगठन बनाया था। कांग्रेस जब बना तो उसमें उदारवादी और उग्रवादी, कट्टरवादी दो धाराएं वहां पर दिखने लगी, और ये सदा से ही रही। उसके बाद आज भी उन्हीं का ये विकृत रूप हमारे सामने मौजूद है। एक तरफ लोग धर्म को लेकर, अपनी जाति को लेकर, अपने रंग को लेकर दूसरे को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे जो भारतीय थे, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने कट्टरता को और सांप्रदायिक विद्वेष को, धार्मिक कट्टरता को तरजीह नहीं दी। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमारे जो एकीकृत भारत था, उसको साम्यवाद की ही सोच ने इसको दो भागों में बांट दिया। बंटवारा हुआ तो उसका सबसे विकृत रूप हम सभी के सामने आया। लगभग भारत के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को एक दूसरे जगह आने जाने में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सांप्रदायिक दुश्मनी थी, उसने सारे मानवीयता को जलाकर राख कर दिया था। पड़ोसी पड़ोसी का नहीं हुआ, मित्र मित्र का नहीं हुआ। बहुत कम उदाहरण होंगे जो एक दूसरे के सुख दुख में ऐसे विकट परिस्थिति में भी काम आए हुए। सबसे बेहतरीन हमारा कथानक है, भीष्म साहनी जी ने लिखा है अपने उपन्यास तमस में। उसको बहुत ही विस्तृत ढंग से मानवीय संवेदनाओं को उकेरते हुए उन्होंने जो चित्रण प्रस्तुत किया है, वह काफी वेदना मूलक है। कार भरती हुई मनुष्यता की आवाज है, जिसका यही मूलतः संदेश उभर कर सामने आता है कि मानवीयता सर्वोपरि है और किसी विशेष प्रकार का धार्मिक या सांप्रदायिक या जाति का कोई दृष्टिकोण मान्य नहीं है। और ये आज भी
हम लोग हैं, भले ही कुछ लोग हैं जो उदारवादी खेमे के साथ खड़े हैं, प्रगतिशीलता के साथ खड़े हैं, और हम सब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि देश का हर नागरिक एक दूसरे के साथ भाईचारा रखे, आपसी विश्वास बनाए रखे और कदम से कदम मिलाकर देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। आज तो हम आप सभी के साथ विचारोत्तेजक बहस और क्रांतिकारी स्पीच, जिसे मैं लालजी गुप्ता जी को मैं सुनना चाहता था, आज मैंने सुना है। उन्होंने अपने मन की बात में अपने आक्रोश को व्यक्त किया और सभी हमारे जो अतिथि वक्ता रहे, उन्होंने खुलकर अपने मन की बात रखी और सभी का एक ही विचार है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा ISMP परिवार सोचता है, जैसा इस देश का दिल तबका सोचता है। आप लोगों ने भी इस तरह की सोच जिंदा रखी है और आगे भी ये सफर जारी रहेगा, जिससे कि ऐसे जो निकम्मे, निकृष्ट और टूट फूट करने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले, घृणा का रंग भरने वाले लोगों को एक चावल एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को निकालकर फेंक देते हैं, उसी तरह से अपने दिमाग से भी यहाँ के हर नागरिकों को ये निकालकर फेंकना होगा कि केवल मैं ही नहीं हूँ, और भी लोग हैं, उनका भी अस्तित्व है। तो मैं नहीं बल्कि हम की भावना का विकास होना चाहिए। ये हम की भावना में सभी लोगों को साथ लेकर चलने की परिकल्पना है। इसमें केवल अपना स्वार्थ, अपना निश्चित देखना, ये कहीं से सराहनीय नहीं है। तो हम सभी का ये मिशन है, आगे भी हम इसी तरह से ज्वलंत विषयों पर बहस का कार्यक्रम रखेंगे, जिससे कि हमारे देश की प्रगति में, हमारे राष्ट्र की एकता में, हमारे सामाजिक सद्भाव में रोड़े अटकाते हैं। हम इनके खिलाफ वैचारिक बहस का ये दीप जो है आगे भी जलाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ताम्रध्वज जी, आपने मुझे बुलाया और मैंने अपनी बात को आपके समक्ष रखा है में। अब आप सभी को एक बार नमस्कार करते हुए हम ताम्रध्वज यशवंत बोरकर जी से चाहेंगे वो आगे की कार्रवाई संपन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज का जो सांप्रदायिक की विचारधारा देश की एकता में बाधक, इस छठी कला में सोचो और समझो, जो माननीय अतिथि डॉक्टर अजय कुमार सिंह, श्री मोहनलाल मिश्र धीरज एडवोकेट, साहित्यकार, पत्रकार, उन्नाव, श्री NN काजी साहब, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, श्री लालजी गुप्ता साहब, प्रख्यात भोजपुरी फिल्म निर्माता निर्देशक, इनका और सभी पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और चेयरमैन साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज की ये श्रृंखला समाप्त हुई, ऐसी मैं घोषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम। सर जी नमस्ते, थैंक यू। मिलते रहो।